हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गो इजी विद केमिस्ट्री। मैं रंजना बिहारी और आज आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब कोई भी लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फ्रीज होता है। तो कोई भी लिक्विड फ्रीज कब होता है? जब किसी भी लिक्विड का सॉलिड स्टेट और उसका लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाता है, उस समय कोई भी लिक्विड फ्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर कंसीडर करते हैं बेटा, तो हम सब जानते हैं कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का सॉलिड स्टेट मतलब कि आइस और वाटर का लिक्विड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। ये वो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस जिस समय वाटर का सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज भी होता है, आइस मेल्ट भी होता है। इसका मतलब ये होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर अपने लिक्विड स्टेट और अपने सॉलिड स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम सपोज कि हमने 2 कंटेनर में वाटर ले लिया, सपोज कि हमने 2 कंटेनर में वाटर ले लिया एट रूम टेम्परेचर, ठीक, वाटर एट रूम टेम्परेचर, वाटर एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब एक वाटर का अब क्योंकि दोनों रूम टेम्परेचर पर है तो दोनों का वेपर प्रेशर कैसा है? इक्वल है। दोनों का वेपर प्रेशर कैसा है? इक्वल है। अब मैंने एक कंटेनर को उठा करके फ्रिज में रख दिया, ये हमने बना दिया भैया फ्रिज और हमने रख कर दिया इसको यहां पर बंद। अब क्या होगा? फ्रिज में रखने के कारण धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होने लगेगा। अब इसी को हम समझेंगे वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के कर्व से। सपोज कि करंट में जब ये फ्रिज में नहीं था तो इसका वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर सपोज इस वाले पॉइंट पर था, सपोज वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट है ये। तो सपोज कि यहां ये जो पॉइंट है ये रूम टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर है। अब हमने इसको फ्रिज में डाल दिया तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो हमने क्या किया है कि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम किया तो वेपर प्रेशर भी कम हुआ, फिर टेम्परेचर कम, वेपर प्रेशर कम, फिर टेम्परेचर कम, फिर वेपर प्रेशर कम, और एक स्टेज ऐसी आई कि ये इस पॉइंट के आगे ही नहीं बढ़ा। ये वो लास्ट पॉइंट था जिस लास्ट पॉइंट पर वाटर जो है वो अपनी लिक्विड्स और सॉलिड दोनों भी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था। ध्यान से समझना, यहां पर हमने कंसीडर किया लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, अब हमने इसको उठा करके फ्रिज में डाल दिया, फ्रिज में डाला, टेम्परेचर कम होगा मतलब हम पीछे आएंगे, टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। अब ये वेपर प्रेशर कम होते होते हमने ये देखा कि ये लास्ट पॉइंट ऐसा है जिस लास्ट पॉइंट पर ये लिक्विड जो है अपनी सॉलिड और लिक्विड दोनों भी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी टेम्परेचर होगा वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अगर हम टेम्परेचर को और भी कम करते हैं, इससे और भी कम करते हैं, तो अब ये जो ग्राफ है ये सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा, मतलब इस पॉइंट की जो नीचे है ये सिर्फ और सिर्फ इसका सॉलिड स्टेट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट तक सॉलिड स्टेट भी है और लिक्विड स्टेट भी है, और इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी टेम्परेचर होगा वो इस लिक्विड का हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। पर जैसे ही टेम्परेचर हमने और कम किया, इस पॉइंट के नीचे ये लिक्विड पूरी तरीके से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ और जो कर्व हमको मिल रहा था अब वो स्ट्रेट लाइन में आने लगा, क्योंकि अब प्योर सॉलिड ही यहां पर बचा है, ठीक। अब हमने क्या किया बेटा कि इस कंटेनर में थोड़ी सी शुगर डाल दी, इस कंटेनर में उतना ही वाटर लिया जितना कि इसमें था,
और इसमें हमने थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, फॉर एग्जाम्पल हमने शुगर, सॉल्ट, कुछ भी अपने मर्जी का हमने ऐड कर दिया। अब क्या होगा, इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ी सी हमने शुगर ऐड की तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया। इस सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम यहां पर कम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सपोज कि इसका वेपर प्रेशर इतना हो गया, ठीक। अब हमने इसको भी फ्रीज करना है तो हमने इसको भी उठा करके डाल दिया फ्रीजर में और ये फ्रीजर का डोर हमने बंद कर दिया, ठीक। हमने इसको भी उठा करके कहा डाल दिया, फ्रीजर में डाल दिया। अब ये हमारा सोल्यूशन है, ये क्या है, सोल्यूशन, और ये क्या हमारा था, प्योर सॉल्वेंट। ये क्या था, प्योर सॉल्वेंट। अब वेपर प्रेशर कम हुआ सोल्यूशन का तो हमने यहां रिप्रेजेंट किया, फ्रीजर में डाला, फिर से क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। ये टेम्परेचर कम हुआ, वेपर प्रेशर भी कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, पर अभी भी इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड ही है। इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड तब बनेगी जब ये इससे टकराएगा, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म है इसका। इस सॉलिड फॉर्म से ये लिक्विड फॉर्म टकराएगा तो जो भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इसका सॉलिड फॉर्म और इसका लिक्विड फॉर्म दोनों भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट होगा ऐसा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये आकर, ये लिक्विड आकर इस सॉलिड से मिल गया है, मतलब यहां पर सॉलिड फॉर्म भी है और इसका लिक्विड फॉर्म भी है। तो ये जो भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी टेम्परेचर होगा ये होगा इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। अब ये पॉइंट क्या था, हमारे प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम ले लेते हैं TF, और ये क्या पॉइंट है, हमारा सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हमने कंसीडर कर लिया है बेटा TF, और इसको हमने ले लिया TF नॉट। TF नॉट इज freezing point of pure solvent, and what is TF? TF is freezing point of solution. तो अब freezing point में डिक्रीज कितने से हुआ, तो ये जो डिक्रीज जितने से भी हुआ उसको अगर हम डेल TF माने तो इस डेल TF को ही कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट कितने से कम हुआ, 0.1 डिग्री से हुआ, 0.5 डिग्री से हुआ या 1 डिग्री से हुआ, उसे हम कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक, समझ। अब जो डेल TF है, डेल TF इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF अकॉर्डिंग टू दिस कर्व। ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो हमको इसका डिफरेंस मिल जाएगा डेल TF। तो डेल TF इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF, ठीक। अब यहां पर TF नॉट क्या है, व्हाट इज TF नॉट, तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। व्हाट इज TF, TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, freezing point of solution. And what is del TF? Del TF is depression in freezing point, depression in freezing point, ठीक। अब मैंने जब 1 चम्मच शक्कर डाली तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतने से कम हुआ, अगर मैं एक और चम्मच शक्कर डालूंगी तो वेपर प्रेशर और कम, फ्रीजिंग पॉइंट भी और कम होगा कि नहीं। अगर मैंने 4, 5, 6, 8 ग्राम शक्कर डाल दी बेटा तो वेपर प्रेशर फिर कम हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट और कम होता गया। इसका मतलब कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, और यहां पर हम कंसेंट्रेशन कौन सा ले रहे हैं, मोलालिटी। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट depression in freezing point is directly proportional to molality, ठीक। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है KF मल्टीप्लाइड बाय M। अब यहां पर KF क्या है, क्या होता है KF,
तो केएफ होता है बेटा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इसे कहा जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। व्हाट इज केएफ? केएफ इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दो तीन नाम है इसके, ठीक। अब क्या होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट? तो इसकी वैल्यू इससे सिमिलर होगी किस कंडीशन में? जब मोलालिटी 1 होगी, मतलब मोलालिटी अगर सोल्यूशन हमने 1 मोलालिटी का लिया तो केएफ विल बी इक्वल टू डेल टीएफ, दैट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिट। क्लियर? ठीक। अब अगर हम मोलालिटी का फॉर्मूला यहां पुट करें तो डेल टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक, ये मोलालिटी का फॉर्मूला है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा हुआ है। ठीक, यहां पर W2 क्या है? W2 यहां पर होता है बेटा वेट ऑफ सल्यूट। क्या होता है? वेट ऑफ सल्यूट। व्हाट इज M2? M2 यहां पर होता है मोलर मास ऑफ सल्यूट। M2 है मोलर मास ऑफ सल्यूट एंड W1 इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज W1? W1 इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर हम इस फॉर्मूला को केयरफुली देखें तो डेल टीएफ की वैल्यू डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, वेट ऑफ सॉल्यूट पर। ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर ये डिपेंड कर रही है। और क्योंकि डेल टीएफ की वैल्यू दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, इसीलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसीडर किया गया है। ठीक, फटाफट से इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट और फिर हम आएंगे इसके न्यूमेरिकल्स पर। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9। जो फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं ऑलरेडी मैंने यहां लिख रखा है, जिसको मैंने अभी अभी एक्सप्लेन भी किया है। ठीक, तो क्वेश्चन रीड करके देखेंगे कि हमको क्या दिया है और क्या हमको निकालना है। सी द क्वेश्चन, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल मीन्स किसका वेट है? सल्यूट का। सो गिवन, व्हाट इज गिवन? वेट ऑफ सल्यूट इज गिवन, दैट इज W2 कितना? 45 ग्राम। W2 कितना? 45 ग्राम is mixed with 600 gram of water, that is weight of solvent। क्या दिया है? W1 कितना? 500 ग्राम। ठीक है, अब हमारा सल्यूट कौन सा है? C2H6O2, तो इसके मोलर मास की भी हमको जरूरत पड़ेगी, तो हम यहां पर निकाल लेते हैं इसका मोलर मास। फॉर्मूला हमको दिया है C2H6O2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 2 कार्बन के लिए, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6 हाइड्रोजन के लिए, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 2 ऑक्सीजन के लिए। फटाफट से कैलकुलेट करेंगे मोलर मास कितना आ रहा है। ये आ रहा है 62 ग्राम। कितना आ रहा है? 62 ग्राम आ रहा है। अब हमको क्या निकालना है बेटा? आगे क्वेश्चन पढ़ो। The freezing point depression, question number A, and the freezing point of the solution। तो freezing point depression का मतलब है कि हमको निकालना है डेल टीएफ, एंड freezing point of solution मतलब आपको निकालना है टीएफ की वैल्यू। ठीक, अब अगर यहां तक पहुंचना है तो पहले डेल टीएफ निकालना होगा। अब डेल टीएफ के लिए हमारे पास सारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है, पहले फॉर्मूला से चेक करो। KF जो कि वाटर के लिए कांस्टेंट होता है 1.86, W2 है, M2 भी है, W1 भी है। हम डायरेक्टली फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुटअप करेंगे तो हमको मिलेगा बेटा डेल TF इक्वल्स टू
के एफ इंटू फॉर्मूला अब मैं नहीं लिख रही हूं, डायरेक्टली वैल्यूज पुटअप कर रही हूं। के एफ के जगह 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 45 फॉर W2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। तो M2 कितना आया 62, 62 मल्टीप्लाइड बाय W1 कितना है 500। सॉल्व करेंगे फटाफट से इसको और आंसर निकालेंगे, एकदम फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। ये आ रहा है 2.2 केल्विन। कितना आ गया 2.2 केल्विन। अब डेल टीएफ आया, अब निकालना है टीएफ। तो टीएफ तक पहुंचने का क्या हमारे पास रास्ता है, डेल टीएफ इक्वल्स टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। बट व्हाट इज टीएफ, टीएफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्वेश्चन में देखो सॉल्वेंट आपका कौन सा है वाटर, तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो कि डिग्री सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, डेल टीएफ हमको मिला है 2.2 और टीएफ नॉट हमारे पास है 273.15 माइनस टीएफ। आप टर्म को ट्रांसफर करें, टीएफ इक्वल्स टू 273.15 माइनस 2.2। सॉल्व करें आप इसको फटाफट से और आंसर आएगा 270.95 केल्विन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टीएफ। फटाफट से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद हम आएंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन 11। फिर से रीड करेंगे मेरे साथ साथ और देखेंगे कि क्या हमको दिया है। कैलकुलेट मास ऑफ एस्कर्बिक एसिड। मास ऑफ एस्कर्बिक एसिड निकालना है, मतलब हमको निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज W2 इज टू बी डिटरमाइंड। एस्कर्बिक एसिड का फॉर्मूला, एस्कर्बिक एसिड इज विटामिन सी, जिसका फॉर्मूला हमको दिया है, जिस फॉर्मूला को यूज करके हम निकालेंगे इसका मोलर मास C6H8O6। 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 16। किसके लिए 6 ऑक्सीजन के लिए, 6 कार्बन के लिए 6 इंटू 12, 8 हाइड्रोजन के लिए 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड फॉर 6 ऑक्सीजन 6 मल्टीप्लाइड बाय 16। फटाफट से मोलर मास कैलकुलेट करो। ये आया है 176 ग्राम पर मोल। 176 ग्राम पर मोल आया। अब और हमको क्या दिया हुआ है, टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको दिया हुआ है कितना 75 ग्राम। सॉल्वेंट का मास 75 ग्राम। टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से समझो इसको, टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितने से कम हुआ, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ। मतलब ये जो 1.5 है ये किसकी वैल्यू है बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, दैट इज वैल्यू ऑफ डेल टीएफ। कितनी 1.5 डिग्री सेल्सियस। और केएफ हमको सॉल्वेंट क्योंकि एसिटिक एसिड है तो केएफ हमको दिया है 3.9 केल्विन केजी पर मोल। अब देखो क्या क्या हमारे पास है और क्या निकालना है, W2 निकालना है। तो W2 मतलब हमको ये वाली क्वांटिटी डिटरमाइन करनी है। इसको डिटरमाइन करने के लिए डेल टीएफ हमको चाहिए, है क्या हमारे पास, ये है हमारे पास। केएफ भी हमारे पास है, ये हमको दिया है। M2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, M2 भी हमारे पास है और W1 भी हमारे पास है। इस फॉर्मूला में वैल्यूज अगर हम पुटअप करें बेटा तो हमें मिलता है डेल टीएफ। तो डेल टीएफ की जगह हम पुट करेंगे 1.5 इक्वल्स टू केएफ इज 3.9 मल्टीप्लाइड बाय W2 इंटू 1000
डिवाइडेड बाय M2 जो कि है 176 मल्टीप्लाइड बाय W1 और W1 हमारा है 75। टर्म्स को अगर हमने ट्रांसफर किया 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 176 मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइडेड बाय 3.9 इंटू 1000। ठीक है, फटाफट से कैलकुलेट करेंगे और आंसर रिपोर्ट करेंगे। तो इसका आंसर आ रहा है 5.08 आ गया। W2 इक्वल्स टू 5.08 ग्राम। आई होप कि न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया है, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुए हैं इससे, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।